विकास विकास इधर आओ आगे उदय हाँ मौलिक सभा समाज की प्रतिनिधि सभा मौल महासभा के माध्यम से आयोजित इस अभिनंदन कार्यक्रम में हमारे बीच में विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई निर्दलीय गणपत राम मौर्य जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित साथी विधायक भाई राम अवतार सैनी जी, हमारे दूसरे सम्मानित विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे परम सम्मानित साथी पूर्व विधायक भाई राम सागर अकेला जी, संविधान बचाओ भारत बचाओ एवं रावण मेला का आयोजन करने वाले हमारे बहुत ही संघर्षशील साथी भाई धनीराम बौद्ध पैंथर जी, हम सबके बीच में उपस्थित संविधान बचाओ देश बचाओ कार्यक्रम आयोजित करने वाले झरकारी भाई संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई सुभाष चंद्र रेड्डी जी, निरंतर पिछले 25-30 सालों से लगातार श्रावस्ती में भव्य अशोक विजय दशमी मनाने वाले साथी भाई रक्षाराम मौर्य जी, हमारे बीच में हमारे हर संघर्षों के साथी चौधरी गंगाराम जी, दो बार इलाहाबाद गोस्वामी में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे और हमारे संघर्षों के शुरुआत से बहुत ही कर्मठ सहयोगी साथी भाई अमरनाथ मौर्य जी, हमारे बीच में अभी हाल में गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र से स्नातक क्षेत्र के यूनिवर्सिटी उम्मीदवार भाई कमलाकांत मौर्य जी, हमारे बहुत ही अभिन्न सहयोगी और बहुत ही संघर्षशील साथी भाई चंद्रपाल सैनी जी, डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध के मिशन पर काम करने वाले लंबे अरसे से मिशन को निरंतर गति देने वाले हमारे घर साथी भाई श्री राम मौर्य जी, भाई राधेश्याम मौर्य जी, भाई पप्पू मौर्य जी, डॉक्टर प्रेमचंद कुशवाहा जी, साथ ही साथ हमारे सम्मानित साथी डॉक्टर अरुण मौर्य जी, वीरेंद्र सिंह सेठवाल जी, भाई सुपुर्ला अंसारी जी, भाई संजीव यादव जी, सरिता साक्य जी, ऋषिकेश कुशवाहा जी, राजनीति कश्यप जी, रिंकू सिंह जी, भाई पुरंदर यादव जी, राजेंद्र जी, प्रधान रामनिवास जी, संतोष जी एवं सूरज सैनी जी, अशोक सैनी जी, श्रवण मौर्य जी, आज रक्तदान शिविर आयोजित करने वाले हमारे प्रमुख सहयोगी साथी जिनके सौजन्य से पिछले 6-7 सालों से लगातार जन्मदिन के अवसर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में सैकड़ों की तादाद में लोग रक्तदान करके बहुत अंतिम सांस गिनने वाले मरीजों को जीवन दान देने का काम करते हैं। ऐसे आयोजन मंडल के साथी भाई सत्येंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर रामायण मौर्य जी, दामोदर मौर्य जी, आलोक कुशवाहा जी, दुर्गेश जी, रणविजय जी, राधेश्याम जी,
रजनीकांत जी, अशोक उत्कृष्ट मौर्य जी, और अभी अभी हमारे बीच में कई भोजपुरी गायक ने अपने अपने तरीके से अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत की है। हमारे सबसे पहले वहां से ये सम्मानित प्रजापति जी, उसके बाद भोजपुरी गायक भाई सुरेश कुशवाहा जी, और अभी अभी अंत में महेंद्र बच्चन जी ने अपने गीतों के माध्यम से अपनी प्रस्तुति की है, अपनी भावना प्रकट की है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आए हुए हमारे सभी नौजवान साथियों, भाइयों बहनों एवं मन पर बैठे हुए हमारे सभी अन्य सम्मानित नेता साथीगण, भाई राजेंद्र जी, और इसी के साथ ही साथ बस्ती के भाई श्री पाल जी एवं सभी उपस्थित सम्मानित साथी सहयोगी साथियों, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने आपके बीच में अपनी भावनाएं और अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। आज आप जानते हैं इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समय समय पर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष भी किया, हमें रास्ता भी दिखाया। इसी कड़ी में पूरे विश्व में मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध और उनके बताए रास्ते पर चलने वाले सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, छत्रपति शिवाजी महाराज, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, संत गाडगे, आज तमाम महापुरुषों को आज की अवसर पर मैं कोट नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं भी जब से जानने लायक हुआ, मैंने 1980 में विश्वविद्यालय इलाहाबाद छोड़ा था और 1980 में विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद मैं सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर एक साथ सक्रिय हुआ। क्योंकि इलाहाबाद में 1980 में ही मेरे विश्वविद्यालय छोड़ने के बाद बुद्ध जयंती का आयोजन हुआ था और उस बुद्ध जयंती से तत्कालीन मुख्य अतिथि के भाषण को सुनकर के मैं बौद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अनुयायी बना। और उसके बाद भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के संवाहक के रूप में राज्य देखकर लगातार मैं आगे बढ़ता रहा। आज भी मेरा रास्ता वही है। समय समय पर राजनीतिक पड़ाव कुछ और होते रहे। यद्यपि सफर मैंने लोकदल से शुरू की थी, लोकदल, जनता दल, बहुजन समाज पार्टी, भाजपा और आज वर्तमान में सपा, ये हमारे राजनीतिक पड़ाव रहे। राजनीतिक पड़ाव कोई भी रहा हो, राजनीतिक दल कोई भी रहा हो, लेकिन हमेशा हमारे संघर्ष का आधार भगवान बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर के विचार रहे हैं, जिनके विचारों पर चलकर के इस देश में जो जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव मूलक समाज है, उसको खत्म करके समता मूलक समाज की स्थापना हमारा मुख्य मकसद रहा। यद्यपि भारतीय संविधान आज लागू है, भारतीय संविधान
का मूल मंत्र ही है कि समाजवादी सोच के साथ हम आगे बढ़े, करुणा मैत्री बंधुत्व का भाव रहे और समता हमारा लक्ष्य रहे। हम इस दिशा में शुरू से लेकर के आज तक कहीं भी रहे, आगे बढ़ते रहे। आज अभी 2022 तक 80 से मैंने राजनीतिक सामाजिक कार्य की शुरुआत की। 22 साल मेरे शादी जीवन के 2022 के पूरे होते होते मेरे सामाजिक जीवन के भी 42 साल पूरे हुए। लेकिन मैंने देखा राजनीतिक पड़ाव हमारे विचारों में कभी आड़े नहीं है, और जहां भी मैं था मेरे वैचारिक यात्रा में किसी को भी हस्तक्षेप रोक टोक करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि जानते थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बात के पक्के हैं, विचार के पक्के हैं। और यही कारण है कि जो यात्रा हमने 1980 शुरू की थी, वो यात्रा आज भी निरंतर आगे चल रही है। साथियों, कुछ लोग कहते हैं मौर्य जी आप इतने वर्ष के हुए, लगता नहीं है। तो मैं उनको जवाब तो नहीं देता, लेकिन मैं सोचता हूं कि इस बहुजन समाज में मुझ जैसे हजारों और लाखों स्वामी प्रसाद मौर्य जिस दिन पैदा हो जाएंगे, उस दिन उम्र हम पर हावी होगी, और जब तक हजारों लाखों नौजवान स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं बन जाते, तब तक उम्र हम पर नहीं हावी हो पाएगी। मैं हमेशा नौजवान ही रहूंगा, और यहां तक कि काम के मामले में आदमी मैं चुनौती देता हूं, कोई नौजवान मुझे पीछे नहीं कर सकता। और इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि साथियों, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए। नो रिस्क नो गेम। जो खतरों से खेलना नहीं जाता, जो खतरों से खेलना नहीं जानता, वो कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आपको भी स्वामी प्रसाद मौर्य बनना पड़ेगा। साथियों, आज हमारे महापुरुषों की ख्याति, इन महापुरुषों की विचारधारा कहीं न कहीं खतरे में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, उस पर भी काले बादल मंडरा रहे हैं। आज दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर भी तलवार चल रही है। आप भी इनके साथ बनकर पिछड़े होने का दम भरने वाले लोग और उनकी सरकार संविधान पर भी हमला कर रही है, आरक्षण पर भी हमला कर रही है। अगर हम आज तक गूंगे बहरे बन करके तमाशा देखते रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां दौड़ा दौड़ा के आपको मारेगी और कभी भी आपको माफ नहीं करेगी। अब आदमी सोचता है सरदार भगत सिंह पैदा हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो, अशफाकुल्लाह पैदा हो, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, पड़ोसी घर में पैदा हो। ये कैसे होगा? अगर आप सरदार भगत सिंह पैदा करना चाहते हो, अशफाकुल्लाह खां पैदा करना चाहते हो, राम प्रसाद बिस्मिल पैदा करना चाहते हो, चंद्रशेखर आजाद पैदा करना चाहते हो, तो अपने घर में क्यों नहीं पैदा करना चाहते हो? अपने घर में पैदा करना सीखो। दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके आप अपने सम्मान स्वाभिमान की न रक्षा कर सकते हैं
नहीं सत्ता शासन में आप अपना स्थान बना सकते हैं। इसलिए क्यों आज लाखों की तादाद में नौजवान होने चाहते हैं, इस बात की हमें खुशी तो है, लेकिन इतने से खुशी नहीं है। संघर्ष के रास्ते पर आपको भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। 3 दिन पहले से मेरे जन्मदिन को अपने अपने जिलों में, अपने अपने गांवों में, ब्लॉकों में, तहसीलों में मना रहे हैं। 29 से ही कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। पिछली बार भी 1 हफ्ता तक लोगों ने मनाया था। हमें जानते हैं कि इस बार भी 1 हफ्ता तक चलेगा, उससे भी ज्यादा चल सकता है। लेकिन केवल जन्मदिन मनाने से बात बनने वाली नहीं है। आज आवश्यकता है, जो खतरा दिखाई पड़ रहा है उसको भागते हुए उससे 2 हाथ करने की, 2 हाथ आजमाने की। आज जिस तरीके से अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन जाते, सत्ता में बैठे हुए लोग हमारे हिस्से की थाली दूसरों को परोस रहे हैं, अपने चेहरों को परोस रहे हैं। हम तमाशा देख रहे हैं। सावधान होना है। आज हमने देखा व्यवहारिक रूप से लोग जो नशा करते हैं, नशीली चीज खाते हैं, उस नशीली चीज की नशा 2-4 घंटे में, 12 घंटे में और 24 घंटे में उतर जाती है। लेकिन आज जिस तरीके से संतानशील लोग अपने स्वार्थ में समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई का नारा दिया जाता था, आज उसी देश में हम हिंदू हैं तुम मुस्लिम हो, हम बौद्ध हैं तुम जैन हो, हम सिख हैं तुम ईसाई हो, ये बात सिर्फ चल रही है। और ये धर्म की नशा है। हिंदू के नाम पर ऐसे भी पागल लोग हिंदू बनने के लिए खड़े हो जाते हैं, जिनका आसन छीना जा रहा है, जिनके सामने की थाली छीनी जा रही। धर्म के नाम पर जिसको गाली दी जाती रही, धर्म के नाम पर जिसको शूद्र कहा जाता रहा, धर्म के नाम पर जिसको अधम कहा जाता रहा, धर्म के नाम पर जाति सूचक गालियां दी जाती रही, आज ऐसे लोग भी हिंदू बनने का बड़ा शौक उनको दिखाई पड़ता है। अपनी छाती पीटते हम हिंदू हैं। यह गांजा, भांग, चरस, शराब से भी ज्यादा जहरीली खतरनाक नशा है। यह धर्म का नशा नहीं उतरता। हमें याद है जब मानवर काशीराम जी कहा करते थे, अरे बहुजन समाज के लोगों, जिस तरीके से अरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको एक बहुत बड़ा हथियार दिया, वो है वोट देने का अधिकार। वोट देने का अधिकार एक ऐसा आपका हथियार है जो किसी भी सरकार को गिरा सकती है, किसी की सरकार बना सकती है, किसी को विधायक सांसद बना सकती है और किसी को विधायक सांसद पद से हटा सकती है, किसी को प्रधान बना सकती है, किसी को प्रमुख बना सकती है, तो किसी को प्रधान और प्रमुख पद से हटा भी सकती है। वो वोट देने का था। मानव काशीराम भी कहा करते थे, अरे बहुजन समाज के लोगों, इस वोट की कीमत
अपनी मां बहन की इज्जत से भी ज्यादा समझना, अपने मां बहन बेटी की इज्जत से भी इसकी कीमत ज्यादा समझना। जिस तरीके से तुम अपनी मां बहन बेटी की इज्जत बढ़ाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए हाथों में लाठियां लेकर के उस सिरफिरे को जवाब देते हो, उसी प्रकार से यदि कोई आपके ओर पर हमला करता है तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आप तैयार हो जाना। और यहीं पर मानव काश्याम ये भी कहते थे, यहीं पर मानव काश्याम ये भी कहते, हमारे समाज में कुछ लोग अपने वोट का सौदा चंद रुपयों में साड़ी पर, धोती पर, शराब की बोतल पर बेच देते हैं। तो मनोहर काशीराम जी कहते थे, ऐसे लोग जो अपने वोट का सौदा दारू पर, साड़ी पर, पैसे पर, धोती पर करते हैं, वो अपनी मां बहन बेटी की इज्जत का सौदा भी दारू पर, बोतल पर, धोती पर, साड़ी पर कर सकते हैं। ऐसे लोगों से हो क्या करना, ये मनोहर काशीराम जी क्या करते। आज मनोहर काशीराम जी ने तो अपना बिकने वाला समाज बना दिया, लेकिन आज जो सरकार है आपकी रोजी रोटी छीन रही है, आपकी पढ़ाई छीन रही है। वो नहीं चाहते कि गरीब का बेटा भी डॉक्टर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहते गरीब का बेटा भी एडवोकेट, प्रोफेसर, बैरिस्टर, आईपीएस बने, वो नहीं चाहते आपका बेटा और बेटी भी ओहदेदार बने, वो नहीं चाहते आपकी भी बेटी बेटा साइंटिस्ट बने, वैज्ञानिक बने। इसलिए आपको इतना गरीब बना रहे हैं, इतना लाचार बना रहे हैं, इतना लाचार बना रहे हैं, इतना लाचार बना, इतना लाचार बना रहे हैं कि आपकी किस्मत 5 किलो 10 किलो चावल की एक दिन बढ़ाने लगती है। 5 किलो 10 किलो चावल की एक दिन बढ़ाने लगती है। और यह 5 किलो 10 किलो चावल में आप भूल जाते हो कि आपके बेटी बेटे को अच्छा कपड़ा भी चाहिए, आपकी बेटी और बेटे को पढ़ाई भी लिखाई भी चाहिए, आपके बेटी बेटी को अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, दवाई भी चाहिए। ये भूल जाते हो कि आपके बेटी बेटी को सरकारी नौकरी भी चाहिए। सरकारी नौकरी भूल जाते हो अपनी बेटी बेटी की, अपने बेटी बेटी की पढ़ाई भूल जाते हो, अपने बेटे बेटी की दवाई भूल जाते हो, अपने बेटे बेटी की कपड़ा भूल जाते हो। 5 किलो 10 किलो चावल में हेलो 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 5 किलो 10 किलो चावल में 5 किलो 10 किलो चावल में आप अपना वोट बेच देते हो। ऐसे यही लोकतंत्र है, यही बाबा डॉक्टर ने तुमने सिखाया, यही मनोहर काशीराम ने सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के माध्यम से लोगों को जगाया। क्या यही बुद्ध का संदेश था कि फिर जात पात छुआछूत ऊंच नीच से बाहर आओ, और ये फिर से जात पात ऊंच नीच का शिकार बनाकर आपको फिर से नीच, अधम, शूद्र, छूत, अछूत बनाने की कोशिश में लगे हैं। हम इनकी चाल नहीं समझ पाते, हम इनकी चाल नहीं समझ पाते। आखिर कब जागोगे, कब सावधान रहोगे? इसलिए साथियों, आपको एक अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे देश और उत्तर प्रदेश को नहीं पटरी बना सकते, लेकिन जिस दिन हजारों लोग स्वामी प्रसाद मौर्य बनकर तैयार हो जाएंगे, हम कहना चाहते हैं ये धोखा देने वाले भूल जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कभी भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। ये सही है। एक सोची समझी साजिश के तहत
हमको पीछे ले जाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय संविधान होते हुए भी यथास्थितिवादी ताकतें अपनी व्यवस्था फिर से लाना चाहती। आज आपके साथ धोखा हो रहा है। नई शिक्षा नीति क्या है? प्रजापति का लड़का मिट्टी का बर्तन बनाएगा, बढ़ई का लड़का लोहारी बढ़ईगिरी करेगा, कुर्मी मौर्य का कुशवाहा का बेटा साग सब्जी पैदा करेगा, शेड्यूल कास्ट में पैदा होने वाले लोग अपनी परंपरागत का काम करेंगे। यही लोकतंत्र है, यही बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बताता है। ये वर्तमान व्यवस्था नई शिक्षा की नीति के माध्यम से ये चाहती है कि चमारपासी धोबी धहकार पढ़े वाल्मीकि खटीलाल का बच्चा पढ़ लिख करके कलेक्टर न बनने पाओ। गढ़िया कुर्मी काशी तेली तमोनी लोहार पहाड़ बढ़ई आज के बच्चे पढ़ाई करके अधिकारी न बनने पाए, डॉक्टर न बनने पाए, वैज्ञानिक न बनने पाए, इंजीनियर न बनने पाए। गुरु का पारू सुमारू का मंगरू का बच्चा अवसर न बनने पाए। इसलिए इनको इनके पूर्व की पेशे में फंसाओ और इनकी पढ़ाई की धारा को मोड़ो। क्या समझोगे? हम सोचते हैं यहां जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे लोग, जितने ग्रेजुएट लोग हैं हाथ उठा दें। जितने ग्रेजुएट लोग हैं, अच्छा नीचे कर लीजिए। अब जितने पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं वो हाथ उठा दें। पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, तो इसका मतलब महिलाओं लोग पढ़े लिखे हैं। अब पढ़े लिखे लोग भी अगर इनकी चतुराई को नहीं समझ सकते हैं तो हम निरक्षर अंगूठा टेक से कैसे परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं? इसलिए पहल आपको करनी होगी। हर मौके पर आपके सिर पर घासा चलना शुरू हो गया। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में एसआई का एक रिजल्ट आया है। 327 पद में 3 बैकवर्ड हैं। 327 एसआई के पद के रिजल्ट आए हैं, जिसमें 3 बैकवर्ड के हैं और 11 शेड्यूल कास्ट के हैं। यानी शेड्यूल कास्ट का भी आरक्षण खत्म, बैकवर्ड का भी आरक्षण खत्म। यानी 3 भूले में से आ गए होंगे। ईडब्ल्यूएस का कोटा पूरा करने के लिए कटाव बांस घटाए जाते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड का कोटा पूरा करने के लिए घटाए नहीं जाते। वो जनरल से भी ज्यादा हाई रहते हैं। हर जगह पर हमने तो एक उदाहरण दिया, हर जगह पर हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की पास 340 आईएएस बने लिटरल एंट्री के नाम पर। उसमें एक भी आईएएस बैकवर्ड कास्ट का नहीं, एक भी आईएएस शेड्यूल कास्ट का नहीं, एक भी आईएएस शेड्यूल ट्राइब का नहीं। ये धोखा नहीं है क्या? हम मस्त हैं किस बात में? हिंदू के नशा के मस्ती में? इस ऐसा क्यों? जिसमें हमें गाली दिया जाता हो, क्या वो हमारा धर्म हो सकता है क्या? जिसमें हमें नीच कहा जाता हो, क्या वो हमारा धर्म हो सकता है क्या? जिसमें हमें पढ़ने लिखने से वंचित किया जाता हो, क्या हमारा धर्म हो सकता है क्या? जिसमें हमारे अधिकारों का हनन होता हो,
क्या हमारा हक वो धर्म हो सकता है क्या? तो ये तो पहले शंभू का सिर काटा जाता था, एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, आज भी काटा जा रहा है। पहले एक शंभू का सर काटा जाता था, एक एकलव्य का अंगूठा काटा जाता था, आज हजारों दंतों पिछड़ों के अवसर को मारकर ये सबका सिर कार्यक्रम कर रहे हैं, सबका अंगूठा काट रहे हैं, फिर भी हम छोड़ रहे हैं। कब जागोगे? आज आवश्यकता है खड़े होने की, उठने की, और साथ ही साथ हमारे हकों पर डकैती डालने वालों को जवाब देने। इसीलिए साथियों, मैं 24 घंटा काम करने में कभी थकता नहीं हूं। 300-400 किलोमीटर जाता भी हूं, लौट भी आता हूं, फिर भी चेहरे पर मुस्कान रहता है, क्योंकि बहुजन समाज की पीड़ा देखता हूं। तो हमें लगता है बहुत काम करना है, इसलिए हमें फटने का कभी मौका ही नहीं मिलता। लोग कभी कभी कहते हैं कि मुरली आप 1000 किलोमीटर सफर करके आते हैं और आप बिल्कुल दोबारा फिर कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। हर चीज का जवाब देना मैं नहीं समझता, लेकिन मेरे मन की पीड़ा है कि आज हमारे देश में पैदा होने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लंबे अरसे तक जो लड़ाई लड़कर के हमारे सम्मान और स्वाभिमान ऊंचा करने का काम किया। जिस समाज को धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया जाता रहा, आज उसको धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित, आज धन धरती शिक्षा सम्मान से जोड़ करके उसको विकास के मुख्य धारा में खड़ा करने का अवसर मिला है। वो फिर से हमारे हाथ से निकलने वाला है। इसीलिए मैं रात दिन चलता रहता हूं उस पीड़ा और वेदना को लेकर, और इसीलिए मैं कितना भी काम करूं, थकावट कभी भी नजदीक पर नहीं मार सकती, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की जो पीड़ा है, हम इसलिए चोरी लंबा चलते रहते हैं कि आज नहीं तो कल मेरी बात को लोग मानेंगे, खड़े होंगे, चलेंगे, और साथ ही साथ ऐसा पाप करने वालों को जवाब देकर के उनको भी सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। कल हमारे पास एक बाबू साहब बैठे थे, 36 साल, तो अपनी पीड़ा रोए, ब्राह्मणों पर तंत्रस्ते हुए। हमने कहा भाई आप क्यों तंत्रस्ते हो? आप तो नंबर 2 के सबसे बड़े आदमी हो। जो ब्राह्मणी व्यवस्था है, हमें ब्राह्मण से नफरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक चीज आपको रात की बात बता दूं, 1980 में बुद्ध जयंती में जो मुख्य अतिथि थे वो ब्राह्मण ही थे। इलाहाबाद बीएचयू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, पाली भाषा के हेड डिपार्टमेंट थे, पाली भाषा के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बीएचयू के प्रोफेसर थे पंडित जगन्नाथ उपाध्याय। उनका भाषण सुन के मैं बुद्धिस्ट हुआ हूं, इसलिए मैं सब ब्राह्मणों को एक तारीफ नहीं करूं। उन्होंने जितना कड़ा प्रहार ब्राह्मणवाद पर किया था, दलित और पिछड़े समाज का उतना कड़ा प्रहार नहीं कर सकता। अगर उतना कड़ा प्रहार कर दे तो शायद लाठियां चल जाए, लेकिन उन्होंने प्रहार किया, चिड़िया चुप नहीं की, लेकिन तथ्यों के साथ किया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ये जो जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच है, ये केवल समाज के लिए कलंक नहीं है, इस देश के लिए कैंसर भी है। और जब तक ये
जब तक जात पात छुआछूत ऊंची रहेगा, हमारा देश कैंसर से पीड़ित रहेगा। और जब तक कैंसर से पीड़ित रहेगा, तब तक भारत कभी सशक्त नहीं हो सकता, कभी महान नहीं बन सकता। वो दिन दूर है कि जब अशोक के जमाने में भारत हमारा सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब इस जात पात छुआछूत ऊंच नीच की भावना से ये भारत कभी महान नहीं बन सकता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं साथियों, इस बीमारी को खत्म करने के लिए केवल भगवान बुद्ध का ही एक ऐसा रास्ता है जो मानव एक समान की विचारधारा को पूरे दुनिया में ले जाता है। भगवान बुद्ध भारत में पैदा हुए, आज भी 49 देशों में भगवान बुद्ध का धर्म चलता है। भगवान बुद्ध को अपने परिवार में जन्मे कहने वाले लोग अपने घर में भगवान बुद्ध की पूजा नहीं करते होंगे, लेकिन दुनिया में आज भी भगवान बुद्ध की पूजा होती है 49 देशों में। बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। 49 देशों में आज भी भगवान बुद्ध माने जाते हैं। पैदा तो भारत में हुए, लेकिन जहां जाओ वहां बुद्ध, चीन जाओ, जापान जाओ, थाईलैंड जाओ, कहीं भी जाओ। यहां तो रूस में भी 40% रूस में भी होगी, जहां पूरा 100% कम्युनिस्ट देश था, 40% वहां भी बहुत अनुयायी हो गए। तो इस तरीके से आपके पूर्वी एशिया के जितने भी देश है, सब लंका से लेकर जापान चीन के बीच में जितने भी छोटे बड़े देश आते हैं, सब भगवान बुद्ध के अनुयायी। इसलिए जहां बुद्ध हैं वहां क्षमता है, वहां करुणा है, वहां बंधुत्व है, भाईचारा है, इंसानियत है। और जहां ये धर्म के ठेकेदार दुकान लगाने वाले लोग हैं, वहां जातियां हैं, ऊंच है, नीच है, छूत है, अछूत है और गैर बराबरी का दर्जा है। यही देश का कैंसर है। इसलिए साथियों, विचारों के साथ आप खड़े होंगे तो लंबी लड़ाई लड़ने की आपके अंदर ताकत होगी, क्षमता होगी। विचार हमारे पास है, तमाम संतों गुरु महापुरुषों का विचार हमें ताकत देता है। यहां तक कि धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रों में क्रांति करने वाले संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक, गोविंद सिंह, तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, ये सारे लोग इसी क्षमता मनुष्य समाज बनाने के लिए समय समय पर अपने अपने तरीके से लड़ाइयां लड़ी। कोई संदेश दे करके, कोई तलवार उठा करके। इसलिए आज के इस मौके पर मैं कहना चाहूंगा कि आज केवल जन्मदिन मनाना, फूल माला गुलदस्ता देना, केक काटना, ये तो मियां की गौर मस्जिद तक, इतने से काम नहीं चलेगा। इसके आगे बढ़ो, और जब इसके आगे बढ़ोगे तब जन्मदिन मनाने का औचित्य समझ में आएगा कि कम से कम इसके बहाने लोगों में एक नई जागरूकता आई, नई चेतना आई और लोग खड़े हुए चल पड़े सम्मान और स्वाभिमान। इस अवसर पर मैं आयोजन मंडल के साथियों से को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जैसा कि आयोजन मंडल के साथियों ने बताई, भाई अजय मौर्य जी ने, कि किस तरीके से इनको हाल आवंटित किए जाने में दिक्कतें आई। पैसा जमा होने के बावजूद भी जैसे उनको जानकारी होती कि मौर्य जी जन्मदिन है तो जानते हैं
कि मौर्य जी केंद्र पर भारी भीड़ आती है और यथास्थितिवादी व्यवस्था पर जम करके प्रहार भी होता है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को जवाब क्या देंगे अधिकारी? इसलिए वो कन्नी करते हैं, जबकि हल्का पैसा दिया जाता है, कोई खराब नहीं देता। और राजनीतिक दूरियां विचारों के नाम पे होती हैं। समान उठने बैठने और व्यवहार में व्यक्तिगत दुश्मनी के तौर पर राजनीतिक दुश्मनी नहीं निभाई जाती, लेकिन सत्ता नशीन पार्टियां आज हाथ देने में भी उनको राजनीति दिखाई पड़ती है। तो हाल नहीं मिलेगा तो क्या स्वयं साहब मौर्य का जन्मदिन नहीं मनेगा क्या? और इसलिए सत्ता के इन्होंने चूर सत्तानशील लोगों से मेरी अपील है कि विचारों की टकराहट तो बात समझ में आती है, लेकिन व्यक्तिगत दुश्मनी निभाने की परंपरा अगर आप डाल रहे हो तो स्वाभाविक रूप से इस देश के लिए दुर्भाग्य है और भविष्य के लिए भी दुर्भाग्य है। जो परंपरा व्यवस्था आप डाल रहे हो, इसी परंपरा व्यवस्था के भोगी कल आप भी बनोगे। जब सत्ता के बाहर रहोगे तो आपके साथ यही व्यवहार होगा, अपने साथ ही व्यवहार किया जाएगा। इसलिए साथियों, आज इस जन्मदिन के अवसर पर मैं यही अपेक्षा करता हूं कि हमारे पुरखों ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रबाबू फुले जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, महात्मा काशीराम जी, पेरियार राम स्वामीनाथन, नारायण गुरु जी, संत गाड़गे, आज महापुरुषों ने लंबे संघर्ष के बाद जो सम्मान परिणाम हमें दिया है वो हाथ से निकलने न पाए। समय रहते हम सजग हो, सावधान हो, अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम आवश्यकता पड़ती है तो सड़क पर भी निकलने से परहेज न करें। अभी जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में ईश्वरों को आरक्षण तक वंचित किया गया, इसके कुछ ही महीने पहले मध्य प्रदेश में भी वहां की सरकार ने पंचायत चुनाव में किशोरों का आरक्षण खत्म किया और अब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में किशोरों का आरक्षण खत्म किया। सरकारी नौकरियों में पहले से आरक्षण खत्म करने की लगातार कोशिश की जा रही है और अंतर्राष्ट्रीय की भर्ती में पिछड़े वर्गों के 18,000 पदों में से 12,000 आरक्षित पदों पर समान वर्ग के लोगों को जबरदस्ती नियुक्ति पर देना, 4 लाख शेड्यूल कास्ट 12,000 शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित पदों में से 4,000 पदों पर जबरन फर्जी सर्टिफिकेट देकर के समान वर्ग के लोगों को नियुक्ति पर पकड़ा देना, उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर बिना विज्ञापन निकाले एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर लेना, जिसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, ये उसके नमूने हैं। अभी 2 दिन पहले एसआई का जो रिजल्ट आया, 327 पदों में 3 पद पिछड़ों का, 11 पद अनुसूचित जाति जनजाति का, ये अपने आप में एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है, जो सीधे सीधे आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, संविधान की व्यवस्था पर प्रहार किया जा रहा है,
आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, आपकी तरक्की और बेहतरी को रोकने की कोशिश की जा रही है, आपके सम्मान और स्वाभिमान पर चोट किया जा रहा है। इसलिए मैं इस अभिनंदन समारोह के अवसर पर मैं आपसे केवल यही कहूंगा कि आपकी खुशियां हमारी खुशी और आपकी खुशियां यही कि आपका भविष्य सुनहरा हो, आपका सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहे, आपका अत्याचार संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहे, आरक्षण सुरक्षित रहे। इसलिए इसको लेने के लिए हम सबको सामूहिक रूप से सड़क और संघर्ष का रास्ता क्या चुनना पड़ेगा, तो उसमें भी हम चूकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे। उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। किसी भी वक्त वो अपील करने की आवश्यकता पड़ सकती है। आप गाइए। आप आवाज करें, हम तैयार हैं। आप आवाज करें, हम तैयार हैं। अभी तो ये अगड़ाई है, और नहीं पड़ी। अभी तो ये अगड़ाई है, अभी तो ये अगड़ाई है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज केजरीवाल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ था, जिसमें सैकड़ों नौजवानों ने रक्तदान देकर के बहुतों को जीवन दान देने की व्यवस्था की। उन सभी रक्तदान शिविर में हिस्सा लेने वाले साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज के बुलंद हौसले को प्रणाम करता हूं। डॉक्टर रामनाथ लोहिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में गरीबों और मरीजों को कंबल वितरित किए जाने का काम किया गया। उस कार्यक्रम के आयोजक मोहम्मद रईस अंसारी को भी और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ ही साथ आज यहाँ पर सैनी शाह के मौर्य कुशवाहा समाज की प्रतिनिधि सभा मौर्य महासभा राष्ट्रीय मौर्य महासभा के माध्यम से अजय मौर्य जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी साथियों ने आज इस भव्य अभिनंदन समारोह के माध्यम से अपना स्नेह और प्यार दिया। इसके लिए मैं पूरी आयोजन मंडल की टीम को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और यहां से उठने के बाद क्योंकि सुबह से लगातार कार्यक्रम चल रहा है, सुबह 8 बजे से मैंने लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया और आप लोगों को भी कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते बीच में कहीं चाय पानी भी करने का मौका नहीं मिला होगा। इसलिए यहां छूटने के बाद मेरे आवास पर सब आप लोग पहुंचेंगे, वहां जो भी आप लोगों के लिए व्यवस्था है उसको ग्रहण करेंगे और खाने पीने के बाद ही अगर किसी को वापस जाना बहुत आवश्यक है वापस जा सकते हैं, इस सब के साथ कि कोहरे में नहीं जाएंगे। अगर पूरा है तो आप नहीं जाएंगे। आसपास 1-2-4 किलोमीटर भाग जाना है तो जा सकते हैं, लंबी दूरी तय करने वाले बिल्कुल रात में नहीं जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं कोहरा इतना भयंकर हो जाता है कि आप अपना चाहते भी रास्ता नहीं दे सकते। इसलिए अनायास खतरा नहीं लेना चाहिए। वहीं पर आपको पुनः मैं सबको आवास पर पहुंचने के लिए आमंत्रित करता हूं, वहां भोजन लेंगे और तमाम हमारे साथी अपना फोटो करवाना चाहते हैं। यहां मन प्यारे से मैंने उनको इंगित किया, यहां फोटो लोगे अपना तफरी हो जाएगी, जिसको फोटो लेना है फोटोग्राफी करानी है वो घर पर ही मैं सबसे टहलता हुआ मिलूंगा। जिसको जहां वहां फोटो लेना हो वहां फोटो लेगा, जो यहाँ बुके देने से वंचित रहेगा वहां उनका बुके भी लिया जाएगा। जो वहां साथी मिलेंगे उन सबसे मैं
घूम करके मिलता ही रहूंगा। और साथ ही साथ विशेष रूप से गोरखपुर और फैजाबाद क्षेत्र के जो 17 जिले हैं, जिस स्नातक क्षेत्र में करुणाकांत मौर्य जी एमएलसी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, मैं इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि एक बार, केवल एक बार कहने से इनको प्रत्याशी बनाया और जिताने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की, जिसमें आजमगढ़ से शुरू होता है। आजमगढ़, दोरिया, बलिया, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर होते हुए फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, बाराई, श्रावस्ती, बलरामपुर आदि जिले कवर होते हैं। 17 जिले। तो उन जिलों से संबंधित लोग, अभी समय है, यद्यपि समय बहुत कम है, अब तो स्नातक चुनाव का शायद 30 जनवरी वोटिंग भी पड़ेगी। तो उन जिलों के लोग जहां करुणाकांत जी प्रत्याशी हैं, इनके लिए अभी से काम करें। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से करुणाकांत मौर्य जी मेहनत कर रहे हैं स्नातक प्रत्याशी के रूप में, इन्होंने अपनी मेहनत का लोहा मनवाया है। हमें पूरा विश्वास है कि ये स्नातक क्षेत्र से एमएलसी बनकर के जल्दी विधान परिषद में पहुंचेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आप सभी साथियों को 9 वर्ष की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि 9 वर्ष मंगलमय भी हो, संघर्षमय भी हो, और साथ ही साथ सुख समृद्धि के साथ आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इस कामना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात पर विराम देता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद।